हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है इट्स ऑन नर्सिंग डायग्नोसिस। लास्ट हमने जूम पे लिया था अबाउट हेल्थ असेसमेंट, जिसमें कुछ सब्जेक्टिव डेटास थे, कुछ ऑब्जेक्टिव डेटास थे, और हमने कहा था कि असेसमेंट कैसे करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है इट्स ऑन नर्सिंग डायग्नोसिस। व्हाट इज डायग्नोसिस बेसिकली? डायग्नोसिस कहते हैं टू नो द एक्चुअल प्रॉब्लम। जब आप किसी एक्चुअल प्रॉब्लम के ऊपर पहुंच जाते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं कि ये डायग्नोज हो चुका है। अच्छा, ये जो एक्चुअल प्रॉब्लम होती है ये एविडेंस बेस्ड होती है, आपके पास एविडेंसेस होते हैं। फिर दो तरह के हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं। एक नर्सिंग डायग्नोज, एक मेडिकल डायग्नोज। अब मेडिकल डायग्नोज इज प्योरली अबाउट डिजीज एंड हाउ दिस डिजीज हैपेंड। बीमारी और बीमारी का होना कैसे हुई, कैसे पता चला, कौन सी लैब रिपोर्ट्स थी, कौन से एक्सरेज थे, एमआरआईज थे, क्लिनिकली हमने असेस किया तो किस तरह से हमें मालूम हुआ कि बंदे को क्या बीमारी है। और जो नर्सिंग डायग्नोज है इसकी डेफिनेशन में आगे पढ़ेंगे, लेकिन बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट। जो मेडिकल डायग्नोज है उसमें हम बीमारी का जिक्र करते हैं, नर्सिंग डायग्नोज में बीमारी का जिक्र नहीं होता, बल्कि मेडिकल वर्ड्स भी नहीं यूज होते हैं। नर्सिंग प्रोसेस के अगर आप स्टेप्स देखें तो असेसमेंट, फिर डायग्नोसिस, फिर प्लानिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएशन के बाद आप फिर से एक और असेसमेंट के ऊपर चले जाते हैं। अगर हम नर्सिंग डायग्नोसिस की डेफिनेशन पढ़ें तो इट्स अ क्लिनिकल जजमेंट। ठीक है, जजमेंट है एक, किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में राय कायम करना है। किसके बारे में? इंडिविजुअल के बारे में, एक इंसान के बारे में, फैमिली के बारे में, और कम्युनिटी के बारे में। नर्सिंग की डेफिनेशन सबको याद होगी। रिस्पॉन्सेज टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम और लाइफ प्रोसेसेस। एक्चुअल प्रॉब्लम यानी जो उस वक्त जब मरीज किस प्रॉब्लम में है, एट द मोमेंट, अभी अभी मुझे क्या प्रॉब्लम है, परेशानी है, सर में दर्द है, चक्कर आ रहा है, कमर में ज़्यादा दर्द हो रहा है, बुखार है, कोई एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम जो कि अभी है। पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्या मैं ऐसी किसी कंडीशन में हूं जिससे मैं आगे जाके किसी प्रॉब्लम में फंस सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं गिर सकता हूं, रिस्क ऑफ फॉल। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो है कमज़ोर हो सकता हूं, मैं खाना खाना छोड़ सकता हूँ, मेरा बुखार बढ़ सकता है। तो ये सारी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं जिनमें हम आगे जाके जा सकते हैं। और लाइफ प्रोसेसेस, कौन कौन से ऐसे लाइफ प्रोसेसेस हैं? एंगर है, डेथ है, बर्थ है, ये सारे हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं। तो इनके बारे में एक राय कायम करना, किसी एक इंसान, ख़ानदान या उसकी कम्युनिटी के बारे में, हम उसे नर्सिंग डायग्नोज कहते हैं। अब अगर हम नर्सिंग डायग्नोसिस के ऊपर आए तो इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, अभी हमने थोड़ी सी जिक्र की। द फर्स्ट वन इज रिस्क डायग्नोसिस। रिस्क किसे कहते हैं? जैसे अभी हमने बात की, पोटेंशियल प्रॉब्लम को रिस्क कहते हैं, यानी आगे जाके आप किस ऐसे प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। गाड़ी में बैठना, रोड पे चलाना, हमेशा क्या है? एक्सीडेंट का रिस्क है। जिंदा रहना, हमेशा मौत का रिस्क है। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। इसी तरह से रॉन्ग प्रैक्टिसेस करना, हमेशा रिस्क है किसी की ज़िंदगी ख़राब करने का। बिल्डिंग में पुअर मटेरियल इस्तेमाल करना,
रिस्क है कि बिल्डिंग आगे जाके गिर जाएगी। तो ये पोटेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर हमने पोटेंशियल डायग्नोसिस बनानी है यानी रिस्क डायग्नोसिस बनानी है तो वो क्या होगी, ऐसी प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम में अकर इफ नॉट इंटरवीन्ड, अगर ठीक ना किया गया तो मसला बन सकता है। अगर ड्राइविंग ना सीखी तो जरूर एक्सीडेंट होगा। अगर जिंदगी में संभल के ना चले तो जरूर गिरोगे। ठीक है। अगर एक फ्लोर गीला है तो उस पे अगर सुखाया ना गया तो स्लिप हो सकता है। अगर पेशेंट जो है वो खुद चलने फिरने के काबिल नहीं है और उसके बेड के दोनों साइड्स पे रेलिंग्स नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, तो वो पेशेंट गिर सकता है। अगर एक बंदा है जिसको वॉकर या स्टिक की ज़रूरत है चलने के लिए, अगर वो नहीं है तो वो एट रिस्क ऑफ फॉल है। अगर इंटरवीन नहीं किया, अगर उसको वो चीज़ ना दी गई तो रिस्क हो सकता है। वेलनेस डायग्नोज, वेलनेस डायग्नोज एक ऐसी डायग्नोज है कि जिसमें रेडीनेस ऑफ एनहांसमेंट है, यानी आप उसमें मज़ीद बेहतरी कर सकते हैं। मुझे इस वक्त कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मुझे पानी पिला दिया जाए तो मेरा गला मज़ीद साफ़ हो जाएगा, आगे जाके मेरा गला ख़राब नहीं होगा। मुझे इस वक्त मेरा एनर्जी लेवल बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मुझे एक चाय का कप पिला दिया जाए तो और ज़्यादा सही हो जाएगा। मेरा पेशेंट इस टाइम पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं उसको जाके पूछ लूँगा तो उसका मूड अच्छा हो जाएगा। ठीक है। पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होती है, जिसके लिए आपको डेटा रिक्वायर होता है, सपोर्ट और रिफ्यूट, यानी उसको रिजेक्ट करने के लिए भी आपको कोई एविडेंस चाहिए, कोई सबूत चाहिए, और सपोर्ट करने के लिए भी आपको। मेरा पेशेंट इस वक्त गुस्से में है, मैं जाके उससे बात कर लूँगा, मुझे सफा पता चल जाएगा कि वो गुस्से में है या नहीं है। ठीक है। सिंड्रोम डायग्नोसिस, जो कि क्लस्टर ऑफ डायग्नोसिस के साथ, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स डायग्नोज आपको हो रही हैं, तो हम उसको सिंड्रोम डायग्नोज कह रहे हैं। मेरा पेशेंट एट द सेम टाइम बुखार में भी है, चिड़चिड़ा भी हो रहा है, पेन भी हो रही है उसको, तो हम इसको सिंड्रोम डायग्नोसिस कहेंगे। अच्छा, हम प्रॉब्लम की बात कर रहे थे। हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा जो मरीज है वो प्रॉब्लम में है? तो इसके लिए हम एक प्रायोरिटाइजेशन चार्ट बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम लिस्ट आती है, यानी मुझे मरीज के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स नजर आई। हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट है: फीवर, हेडेक, बैड टेस्ट, सोर थ्रोट, स्वॉलन थ्रोट। अब हमें ये सारी प्रॉब्लम्स पता चली। अब हमने ये कैसे पता चलेगा कि हम कौन सी प्रॉब्लम के ऊपर नर्सिंग डायग्नोज बनाएं तो ये बाकी सारी प्रॉब्लम्स भी उससे ख़त्म हो जाएं? इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। लेकिन किन किन बेसिस के ऊपर ये प्रायोरिटाइजेशन होगी? फिजिबिलिटी, क्या वो प्रॉब्लम आसान है ख़त्म करना, और कितनी आसान है अगर है तो। मैग्नीट्यूड या सीवियरिटी, कितनी सीवियर है, कितनी ख़तरनाक है, या कितनी शिद्दत है उसके अंदर। इफेक्टिवनेस, कितना जल्दी उसका इलाज हो सकता है। इंडिविजुअल कंसर्न, मरीज क्या चाहता है कि उसका सबसे पहले क्या हल हो मसला। तो अगर हमारे पास प्रॉब्लम्स थी तो हमने देखा कि बुखार को सबसे पहले ट्रीट किया जा सकता है दवाई दे के, ठंडी पट्टियाँ लगा के। हेडेक को इतना जल्दी नहीं ट्रीट किया जा सकता, दवाई देने के बाद भी काफ़ी टाइम लग जाता है। बैड टेस्ट के लिए तो कोई दवाई भी नहीं आती है। सोर थ्रोट के लिए एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। स्वॉलन थ्रोट के लिए कोई एनसिड देनी पड़ती है, लेकिन वेट करना पड़ता है। अगर हम सीवियरिटी की बात करें तो बुखार इतना ज़्यादा नहीं है, मरीज़ को 100-101 तक हो सकता है। हेडेक इतना ज़्यादा नहीं है। सोर थ्रोट भी इतना ज़्यादा मरीज़ ने बताया कि नहीं, ये सब्जेक्टिव डेटा है। फिजिबिलिटी वाज ऑब्जेक्टिव। सोर थ्रोट भी नहीं है इतना। स्वॉलन थ्रोट भी इतना सबसे ज़्यादा
सिवियर है क्योंकि वो पानी नहीं पी पा रहा, वो खाना नहीं खा पा रहा, वो मजीद वीक हो रहा है। तो मरीज आपको खुद बताएगा गले में बहुत ज्यादा वो है, सूजन है या दर्द हो रहा है। इफेक्टिवनेस किसकी सबसे ज्यादा है, कौन सी ये प्रॉब्लम सबसे जल्दी ठीक हो सकती है? तो बुखार सबसे जल्दी हट सकता है, दवाई दें, ठंडी पट्टियां लगाएं, 10 मिनट्स के अंदर आपका बुखार नीचे आ जाएगा। हेडेक इतना जल्दी इफेक्टिव नहीं होता, बैड टेस्ट इतना जल्दी नहीं होता, सोर थ्रोट इतना जल्दी नहीं होता, और स्वॉलन थ्रोट में भी टाइम लग जाता है। तो इन बाकी प्रॉब्लम्स के मुकाबले फीवर जो है, ठीक तो सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन आपने इनके मुकाबले में देखना है कि कौन सी सबसे जल्दी ठीक हो सकती है। इंडिविजुअल कंसर्न, दोबारा से हमारे पास सब्जेक्टिव डेटा आ गया कि मरीज क्या चाहता है कि उसकी कौन सी प्रॉब्लम हल की जाए सबसे पहले। तो मरीज ने हमें बताया कि बुखार से बड़ा तंग हूं और गले के दर्द से बड़ा तंग हूं, पानी नहीं पिया जा रहा, कुछ खाया नहीं जा रहा है। तो एंड में जब हमने उसका टोटल स्कोर निकाला तो फीवर का हमारे पास 3 आया और स्वॉलन थ्रोट का हमारे पास 2 स्कोर आया। देखिए वहां पे 2 टिक्स हैं और ऊपर 3 टिक्स हैं। तो हमारे पास प्रायोरिटी प्रॉब्लम कौन सा बना? फीवर। तो अब हम जो नर्सिंग डायग्नोज बनाएंगे वो फीवर के ऊपर बनाएंगे। कंपोनेंट्स क्या है नर्सिंग डायग्नोसिस के? एक तो आपका जो प्रॉब्लम है, जो भी आपने आइडेंटिफाई किया, डेफिसिट हो सकती हैं कुछ चीजें, इनएडिक्वेट अमाउंट कहते हैं हम उसको, यानी कमी, क्वालिटी में कमी हो सकती है, इनसफिशिएंसी हो सकती है, इनसफिशिएंसी इज ऑल्सो कमी, इनकम्प्लीट हो सकता है, ये भी कमी कहते हैं, इम्पेयर्डनेस खराबी, मेड वर्स, वीकेंड, डैमेज्ड, रिड्यूस्ड, डिटीरियोरेटेड, ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं हम इम्पेयर्डनेस के लिए, यानी खराबी। डिक्रीज्ड, अमाउंट में कमी हो जाना। लेजर इन साइज, बंदा कमजोर हो गया, हाथ पतला हो गया, ठीक है। अमाउंट में डिक्रीज या डिग्री में डिक्रीज। इनइफेक्टिवनेस, असर नहीं हो रहा, नॉट प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड इफेक्ट, ठीक है, असर ही नहीं हो रहा, खाना खा रहा है उस पर असर ही नहीं हो रहा। कंप्रोमाइज्ड टू टेक वल्नरेबिलिटी टू थ्रेट, यानी वो बंदा रिस्क पे है। इटियोलॉजी किसे कहते हैं? आइडेंटिफाइज कॉजेज ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम, यानी किस वजह से ये हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, जिसे हम रिलेटेड फैक्टर भी कहते हैं। और डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या होते हैं आपके? साइन एंड सिम्टम्स दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द पर्टिकुलर लेबल, यानी कोई कैसे पता चला आपको, एविडेंस फैक्टर क्या था, नजर क्या आ रहा था, कोई साइन सिम्टम्स नजर आ रहे थे कि नहीं, बुखार था तो मरीज गर्म हो भी रहा था कि नहीं। तो नर्सिंग डायग्नोज को हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम है इम्पेयर्ड मोबिलिटी, यानी चलने में खराबी, रिलेटेड टू डिक्रीज्ड मसल कंट्रोल। आपको वर्ड्स वहां वाले यहां नजर आ रहे होंगे। इटियोलॉजी क्या थी? रिलेटेड फैक्टर क्या था? डिक्रीज मसल कंट्रोल, मसल्स के ऊपर कंट्रोल कम पड़ गया था। एज एविडेंस्ड बाय, एविडेंस क्या मिला हमें? इनएबिलिटी टू कंट्रोल लोअर एक्सट्रीमिटीज, बंदा अपनी टांगे नहीं हिला पा रहा था, तो हमें नजर आ रहा था, तो वो एविडेंस फैक्टर था, यानी डिफाइनिंग कैरेक्टर था। तो आपको वहां जो हमने अभी नर्सिंग डायग्नोज लिखी हुई थी, प्रॉब्लम भी नजर आ गया, इटियोलॉजी भी नजर आ गई और डिफाइनिंग कैरेक्टर भी नजर आ गया। प्रॉब्लम क्या है? इम्पेयर्ड मोबिलिटी। रिलेटेड फैक्टर या इटियोलॉजी क्या है? डिक्रीज मसल कंट्रोल। और डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या है? एविडेंस फैक्टर इनएबिलिटी
टू कंट्रोल लोअर एक्सट्रीमिटीज, सबूत। ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर था फॉर नर्सिंग डायग्नोसिस। एनी क्वेश्चन, आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो काइंडली व्हाट्सएप पे SMS कर दीजिएगा और लाजमी क्वेश्चन पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।